लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इसके साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी और प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है। कहीं ना कहीं झारखंड की सियासत में फेरबदल और उलटफेर का जो सिलसिला है वो भी बदस्तूर जारी है। बावजूद लोगों के अपने अपने दावेदारी है और अपने अपने लोग प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए मैदान की तैयारियां कर चुके हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे पास एक ऐसे महिला हैं जो कि अपने आप में एक समाजसेवी हैं, अपने आप में एक लीडर हैं, अपने आप में लोगों के चहीते भी हैं। इनका नाम है दयामनी बारला। इनसे ही सीधे तौर पर जुड़ते हैं। दीदी, सबसे पहले बात करेंगे लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार लोकसभा चुनाव, इसकी तैयारियों को लेकर इस लोकसभा चुनाव को कैसे देखती हैं आप इस बार 2024 में? देश में बोलेंगे या तो झारखंड में बोलेंगे, सब जानते हैं कि लोकतंत्र में जो अभी 18वें लोकसभा की जो तैयारी हो रही है, सब अपने अपने तरह से कर रहे हैं, अपने अपने मुद्दों के साथ कर रहे हैं, अपने अपना एजेंडा के साथ कर रहे हैं और अपने अपने सिद्धांत के साथ कर रहे हैं। तो हम लोग भी लोकसभा की तैयारी, एक तो बोलिए 2019 के बाद पूरे देश में जिस समुदाय के साथ हम लोग रहते हैं, जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस समाज का आज तक हम लोग आवाज बन के अपना जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हम लोग दिए हैं, सारे लोग इस 2024 का लोकसभा चुनाव को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। और जिन लोगों के बीच में हम लोग रहते हैं, जिनका प्रत्यादिवासियों का, दलितों का, मेहनत कशों का, किसानों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सबको जानते हैं कि हम लोग जनतंत्र और लोकतंत्र के ढांचे पर विश्वास करते हैं। और हम लोग सिर्फ अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं, लेकिन हम लोग पूरे समुदाय के लिए लड़ाई लड़ते हैं। पूरे समुदाय के जिंदगी मिले, पूरे समुदाय के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। और भारत में जो संविधान में हम आदिवासियों को, दलितों को, मेहनत कशों को, किसानों को, महिलाओं को, दलितों को जो अधिकार मिले हैं, उस अधिकार को बाखूबी समाज को मिले और भारत का संविधान का रक्षा हो, इसकी बात लगातार 2019 का लोकसभा चुनाव के बाद, 2019 के बाद अभी तक हम लोगों के बीच में एक बड़ा एजेंडा के रूप में यही रहा है कि ये भारत का संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। और ये लोकतंत्र में जो भारतीय संविधान में जो संघीय ढांचे हैं, उनका संरक्षण हो। हम लोग आदिवासी समाज में झारखंड की बात करेंगे तो सीएनटी एक्ट की रक्षा हो, एसपीटी एक्ट की रक्षा हो, 5वीं अनुसूची की रक्षा हो, विल्किंसन रूल के तहत या तो मुंडारी खुटखटी राइट्स के तहत जो आदिवासियों का जो अपना ट्रेडिशनल राइट्स है, जंगल में, जमीन में, नदी और पहाड़ में, और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पेशा कानून के तहत जो ग्राम सभा को जो अधिकार है, उनकी रक्षा हो। ये हमारा मेन एजेंडा के साथ सारे लोग 2024 को पूरी तरह से अपने हक अधिकार की रक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा की तरह मान रहे हैं। और ये मान रहे हैं कि 2024 में हमको हर हाल में उन शक्तियों को लाना है जो हमारी हक की बात करेगा, सीएनटी एक्ट की बात करेंगे, 5वीं अनुसूची की बात करेंगे और भारत के संविधान की रक्षा की बात करेंगे और भारत के संघीय ढांचे की रक्षा की बात करेंगे। बहुत सरगर्मी के साथ लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। गांव गांव में अभी चर्चा है। आदिवासी समाज में भी अब
ये इन साल जो हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग सरगर्मी के साथ लगे हुए हैं, ग्राम सभा लगे हुए हैं, आदिवासी जो पारंपरिक जो संगठन हैं वो लगे हुए हैं कि हमको अपना राज का, अपना देश का दशा और दिशा तय करने का, बदलने का ये समय है और इसमें हम कहीं चुप ना हो। दशा और दिशा बदलने का ये समय है। वर्ष 2024 का मौका है। इससे पहले 2019 की बात करेंगे, उससे पहले 2014 की बात करेंगे, तो हमेशा से लोग संविधान की बात करते रहे हैं, लोकतंत्र की बात करते रहे हैं, जनतंत्र की बात करते रहे हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमें दिया, क्या उस संविधान में, उस परिप्रेक्ष्य में आज जनतंत्र की वो परिभाषा सटीक बैठ रही है? आप क्या मानते हैं? 2014 के पहले की मैं बात करूंगी तो पूरे हम लोग 95 से मैं खुद ही आंदोलन में आई और 95 से अभी तक हम जन आंदोलन में ही है, समाज के बीच में है, हर एक जाति और समुदाय के हक और अधिकार के लिए संघर्ष करते रहे हैं। लेकिन हमने 2000 जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, जिस संघीय ढांचे की बात करते हैं और जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, मतलब जिस अभिव्यक्ति की आजादी थी, जिस बोलने की आजादी थी, लिखने की आजादी थी, पढ़ने की आजादी थी, जिस संघर्ष करने की आजादी थी, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का जो अधिकार था, ये 2014 के पहले हमने इसको बाखूबी तौर से हम लोगों ने इसको एंजॉय भी किया है और हम लोगों ने संघर्ष के मैदान में बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी हम लोगों ने लड़ी, आवाज भी बुलंद की है। हम लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ में, चाहे जो भी सरकारें आई, उनके सरकार के उन नीतियों, गलत नीतियों के खिलाफ में हम लोग बोले और हम लोग संघर्ष के मैदान में हम लोग लगातार बने रहे। लेकिन सचमुच में हम लोग आज की तारीख में विश्लेषण करते हैं तो 2014 के पहले हम लोग भारत के जनतंत्र की आत्मा को हम लोगों ने जिया है। मैंने 2014 के बाद अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई, ऐसा आपका मानना है? 2014 के बाद जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि भारत के संविधान को ही बदलने का काम किया गया, भारत के संविधान में बहुत सारे कानून में अमेंडमेंट हुए और बहुत सारे कानूनों में पता भी नहीं चला कि उसमें कब रातों रात उनमें बदलाव लाया गया। लेकिन जो ऊपर से जो नीतियां थोपी जा रही है, तब हम लोग को समझ में आ रहा है कि आज हम पांचवें अनुसूची की बात करें तो पांचवें अनुसूची कागज में वहां पर बरकरार है, छठी अनुसूची कागजों में बरकरार है, CNT एक्ट बरकरार है। लेकिन आज की तारीख में पांचवें अनुसूची का उल्लंघन करके जिस तरह से हम झारखंड की बात करेंगे और पूरे भारत की बात करेंगे, जहां से हम आदिवासी आते हैं, दलित आते हैं, मेहनत कश आते हैं, किसान आते हैं, तो पांचवें अनुसूची के तहत में ये गांव का परिभाषा है और CNT एक्ट की भी अगर हम देखेंगे और हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट राइट एक्ट की भी बात करेंगे तो गांव के सीमा के भीतर में जितना भी नदी है, नाला है, झाड़ है, जंगल है, जितने भी जल स्रोत है, वो गांव की संपत्ति है। लेकिन आज की तारीख में 2014 के बाद यहां पर जो रघुवर सरकार थी उस समय और केंद्र में जो मोदी सरकार थी, किस तरह से पांचवें अनुसूची में हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसका वायलेशन करते हुए गांव के भीतर जो मजरूआ आम जमीन है, खास जमीन है, जंगल है, झाड़ी है, नदी है, पहाड़ है, सरना है, मसना है, तमाम चीज जो हमारे समाज के सामुदायिक संपत्ति है, उसको किस तरह से एक एक प्लॉट जमीन को आइडेंटिफाई करके उन्होंने भूमि बैंक बना के अडानी और अंबानी के लिए उन्होंने डिजिटल के नाम पर जिस तरह से सिंगल विंडो सिस्टम के तहत में उन तमाम जमीनों को बड़े बड़े कारपोरेट घराने को वो सौंपने का काम कर रहा है। तो जो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने भी ये कहा कि 2014 के बाद क्या आपको लगता है कि भारत का संविधान यहाँ पर वो खतरे में है? निश्चित रूप से 2014 के बाद 1718 में हम देखेंगे, झारखंड की बात करेंगे तो खूंटी में जिस तरह से उस समय पत्थलगड़ी आंदोलन चला था और पत्थलगड़ी हमारे मुंडा आदिवासी समाज में हमारे इतिहास का एक हिस्सा है, हमारा परंपरा का एक हिस्सा है। लेकिन उस समय लोगों ने यह देखा कि पांचों अनुसूची का वायलेशन हो रहा है, हमारा CNT एक्ट का वायलेशन हो रहा है और हमारे गांव का जमीन को लूटने का
काम सरकार जिस तरह से कर रही है, उन तमाम चीजों को रोकने के लिए पत्थलगड़ी लोगों ने करना शुरू किया था, लेकिन उसको किस तरह से डाइल्यूट करने का काम किया गया। और उस पत्थलगड़ी आंदोलन में भी जिस तरह से गांव के लोगों को खूंटी क्षेत्र में 10,000 लोगों के ऊपर में जो देशद्रोह का केस हुआ, 10,000 लोगों के ऊपर में जिस तरह से आपका अर्बन नक्सलाइट के रूप में उनको आइडेंटिफाई करने का काम किया। 10,000 में से 6 गांव पूरी तरह से गांव के लोगों मुंडाओं के ऊपर में देशद्रोह का केस किया गया। और जो उसके बाद हम ये बात कहना चाहते हैं कि जो भी अपना गांव की बात करता है, अपने संविधान की बात करता है, अपने हक हकीकत की बात करता है, हम लोगों ने इतना लंबे समय में कभी भी नक्सल क्या बोलते हैं आपका देशद्रोह के नाम पर हम लोगों ने किसी भी आंदोलन कर्मियों के ऊपर में केस हम लोगों ने नहीं खाया था। कभी हम लोगों को सरकार ने कभी भी हम लोगों को अर्बन नक्सलाइट नहीं कहा। लेकिन 2014 के बाद कि राज्य में जो सरकार बीजेपी की आई और केंद्र में जो बीजेपी की सरकार अभी तक है, पूरे देश में जो अपने हक की बात करते हैं उनको देशद्रोह के करार देती है, उनको अर्बन नक्सलाइट के रूप में आइडेंटिफाई करती है। और देख लीजिए जिस तरह से 16 लोगों को मतलब किस तरह से भीमा कोरेगांव के झूठे केस में यहाँ पर फादर स्टैन स्वामी सारे लोग उसका गवाह है कि किस तरह से उन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया अर्बन नक्सलाइट के नाम पे। फादर स्वामी स्टैन स्वामी जेल में ही उनकी मौत हो गई। और किस तरह से आज की तारीख में हम लोग भारत के संविधान की बात करेंगे तो भारत के संविधान का आपका धारा आप 17 से 21 तक आप चले जाइए, उसमें नागरिक अधिकार में कहता है कि आप जिस भी धर्म को मानना चाहते हो तो बाय हार्ट आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। क्या खाना है, क्या पीना है, उसमें आपको कहीं पर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और आप बाजार लगा सकते हो, संस्थाएं चला सकते हो, धार्मिक संस्थान चला सकते हो। ये भारत के संविधान में हम लोगों को अधिकार मिला है। लेकिन देख लीजिए 2014 के बाद आपको ये खाना न है, वो नहीं खाना है, आपको ये धर्म मानना है, वो धर्म नहीं मानना है। और किस तरह से आप जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम किया। आप एक तरफ सबसे पहले हिंदू और मुस्लिमों को आपने आमने सामने खड़ा किया और किस तरह से मॉब लिंचिंग के नाम पे झारखंड में ही आपने कितने लोगों की आपने हत्या की आप लोग देखे हैं। उसके बाद मॉब लिंचिंग के बाद उसके बाद आदिवासियों को सरना और ईसाई के नाम पर आप लड़ाने का काम कर रहे हैं। भारत के संविधान में ये अलोकतांत्रिक काम निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में भी किया और केंद्र में भी किया। अभी जिस तरह से आप देख लीजिए 2019 के बाद केंद्र की सरकार यहां पर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 था, उसको खारिज करते हुए आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में कहा गया है कि हमारा कोई भी आदमी गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला अपने साथ अगर एक छोटा सा दौली लेके जाएगा, टंगिया लेके जाएगा तो वो देशद्रोह होगा। उस पर उनको डीएफओ को आदेश दिया जाता है कि उनको आप सीधे गोली मार सकते हैं। तो ये तमाम जो कानून, उसके साथ ही आप देखेंगे कि जिस तरह से आप वन नेशन वन लॉ के नाम पर जिस तरह से लैंड रिकॉर्ड का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम किया। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि मोदी स्वामित्व योजना 2020 में लेके आई, वो पूरी तरह से पूरे भारत के संविधान के भीतर में आदिवासियों के लिए 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची में या तो दलितों के लिए जो गांव के भीतर का 1-1 इंच जमीन और 1-1 इंच नदियों का और 1-1 जल स्रोत का पानी जो गांव के लोगों का सामूहिक संपत्ति माना जाता था, उसको आज आइडेंटिफाई करके आप ये कह रहे हैं कि ये बिना मालिक का है। उसके लिए मोदी सरकार वो मालिक ढूंढने के लिए चली है और इसीलिए स्वामित्व योजना बोल रही है। और स्वामित्व योजना के नाम पर वो उस जमीन को अपने हाथ में कब्जा करने जा रही है। और ये तमाम चीजें हैं पूरी तरह से हमारे परंपरा के खिलाफ में है, हमारे संवैधानिक अधिकार के खिलाफ में है और ये आदिवासियों के खिलाफ में है, दलितों के खिलाफ में है। आप उस दूसरे तरफ आप देख लीजिए देश के किसान
एमएसपी की मांग कर रहे हैं। एमएसपी की मांग के लिए 2000 से लेके किस तरह से किसान, हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान रोड में आ रहे हैं, और रोड में जब दिल्ली तक वो अपनी बातों को कहने के लिए आना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार उनको दिल्ली तक आने नहीं देता है और रास्ते में बड़ा बड़ा लोहे का कील ठोक दे रहा है। एक तरफ अडानी और अंबानी के लिए आप इस देश के तमाम संपत्ति को देने के लिए रेड कार्पेट बिछा रहे हैं, और किसानों के लिए आप रास्तों में, सड़कों में आप कील ठोक रहे हैं। तो ये पूरी तरह से भारत के संविधान के खिलाफ में है। और जिस तरह से यहाँ का जमीन का जो सवाल है, जमीन का सवाल राज्य सरकार के हाथ में होता है, लेकिन सीधे से आप राज्य सरकार के हाथ में जो जमीन का अधिकार है, उन अधिकारों को छीन के केंद्र में आप यहाँ का CNT एक्ट के भीतर में जो केंद्र राज्य सरकार को इंप्लीमेंट करना था, कार्रवाई करना था, उसको केंद्र सरकार थोपने जा रही है, अपने तरह से उसको इंप्लीमेंट करने जा रही है। अब लोकतंत्र कहां है? आप देखिए, हेमंत सरकार को जिस तरह से 8 एकड़ 46 डिसमिल जमीन के लिए यह कहते हुए कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, आप उनको जेल में डाल दिए। आप किस तरह से केजरीवाल को जेल में डाल दिए। हम ये कहना चाहेंगे, अगर लोकतंत्र की बात करना चाहते हैं तो झारखंड का, पूरे झारखंड में आप देखिए, यहां तो CNT एक्ट का सेक्शन 46 कहता है कि यहां का शेड्यूल एरिया में ट्राइबलों का जमीन नॉन ट्राइबल नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन पूरे झारखंड का जमीन गांव के गांव सारे बिल्डर वहां पर अपना कब्जा जमा लिए हैं और बड़े बड़े कंपनियों को आप जमीन अलॉट कर रहे हैं। अगर सही मायने में झारखंड का आप न्याय करना चाहते हैं और सही में मनी लॉन्ड्रिंग मानते हैं, 8 एकड़ 46 डिसमिल जमीन के लिए आप जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल में डालते हैं, तो तमाम जितने 5वीं अनुसूची का वायलेशन करके, CNT एक्ट का धारा 46 का वायलेशन करके जितने भी लोग जमीन को मैंने कब्जा कर लिए हैं, उन तमाम लोगों को जेल में डालिए, उनको पनिशमेंट कीजिए, तब झारखंड के लोगों का आप न्याय करेंगे। आप किस अधिकार से जिस तरह से पद में बैठे हुए लोगों को जेल में डाल रहे हैं, दूसरे तरफ आपके उन लोगों, सारे लोगों को अपने साथ ले जा रहे हैं जो करप्शन के बाप हैं। तो आज की तारीख में ये जो सवाल है कि आज भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र को आपने पूरी तरह से खत्म करने का काम किया। जो भारत के संविधान में जितने भी संवैधानिक अधिकार है, दलितों के, आदिवासियों के, किसानों के, मजदूरों के, सारे अधिकार को आप खारिज करते हुए सिर्फ अडानी और अंबानी की भलाई के लिए, उनका मुनाफा कमाने के लिए तमाम कानूनों में आप संशोधन करने का काम किए हैं। तो आज ये भारत देश में, हमारा देश को जिस तरह से मोदी सरकार कहती है कि 30 साल में हमने ये काम किया, वो काम किया, लेकिन हम लोग उसका गवाह है कि 70 साल में यहां हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि कांग्रेस या तो उनके साथ जो भी आज गठबंधन में है, वो उन सरकारों ने रेल नहीं बेचा था, जमीन रोड नहीं बेचा था, एयरपोर्ट नहीं बेचा था, सड़कें नहीं बेची थी, किसानों के जमीन को नहीं बेचा था, और किस तरह से आज अडानी और अंबानी के लिए आपने सारा चीज को बेच दिया। ये लोकतंत्र कहां से है? आप तो देश की कोई भी संपत्ति जो यहां पर है, सरकार की संपत्ति है, उसको भी आप छोड़ने नहीं जा रहे हैं, तो आज कहां से लोकतंत्र बचेगा? तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज सारे लोग, जहां हम दोनों चुनाव से बात करना शुरू किए हैं, आज ये 2024 को हम लोग ये हमारे लिए लक्ष्मण रेखा हम लोग मानते हैं, जिंदगी और मौत का। अगर हम लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को, इंडिया गठबंधन के तरफ से जो हम लोग हराने की बात कर रहे हैं, पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक तमाम दलित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, और जितने भी पर्यावरण की रक्षा करने वाले लोग हैं, सारे लोग एक मंच में आ गए हैं। और हम लोग यही कह रहे हैं कि हर हालत में भारत को बचाना है, भारत के लोकतंत्र को बचाना है, भारत के संविधान को बचाना है, तो इंडिया गठबंधन को हर हाल में जिताना होगा। इसी यही बात हम लोग कर रहे हैं। बाबला जी, एक अगला सवाल मेरा होगा कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी आप रही हैं, 90 के दशक से आपने राजनीति में कदम रखा, उस समय से अब तक बहुत सारे परिवर्तन हुए। झारखंड राज्य अलग राज्य का जो सपना देखा था यहाँ के पूर्वजों ने, उसके बाद से लेकर अब तक आदिवासियों की जो स्थिति परिस्थिति है,
वो किस पायदान पर मानती हैं आप, और क्या कुछ बदलाव होने की संभावना हो सकती है? देखिए, झारखंड अलग राज्य के बना उसके पहले हम लोग भी अलग राज्य का हिस्सा रहे, और हम लोग झारखंड अलग राज्य बनने के पहले हम लोग नारा देते थे, कैसे लोग झारखंड लड़के लेंगे झारखंड, हम लोग ये नारा देते थे। झारखंड अलग राज्य बनने के पहले ही हम लोगों ने हम लोगों के ये में था, इसलिए कि हम लोग विस्थापन के खिलाफ में जंगल जमीन को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए लगातार हम लोग संघर्ष के मैदान में थे। तो हम लोगों को यही लगता था कि झारखंड अलग राज्य की जो लड़ाई है, जो लोग हम लोगों के पहले से भी जो लड़ी जा रही थी, यहाँ पूरी तरह से यहाँ स्वच्छता की लड़ाई थी। स्वच्छता की लड़ाई मतलब जंगल जमीन के साथ यहाँ का जो आदिवासी समाज है, दलित समाज है, यहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय है, वो उनके जो अपने हक और अधिकार है, उनके जंगल और जमीन है, उनके साथ वो स्वतंत्र रूप से अपने तरह से जल जंगल जमीन का संरक्षण करते हुए अपने तरह से उसको संरक्षण और विकसित करेंगे, और अपने भाषा और संस्कृति के साथ यहाँ की नौकरियों में भी उनको भागीदारी मिलेगी, और इस राज्य को अपने तरह से सजाएंगे, संवारेंगे। ये झारखंड अलग राज्य का अपना सोच था, और हम लोगों ने भी इसी उद्देश्य से झारखंड का लड़ाई में हम लोग भी सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने भी हिस्सा लिया था। लेकिन झारखंड अलग राज्य बनने के बाद हम लोगों ने लगातार ये देख रहे हैं कि पहले जिस स्तर में विस्थापन नहीं हुआ है, उससे ज्यादा 2 गुने स्तर पर विस्थापन की जो स्थिति है विकास के नाम पर, वो बढ़ते गई। लेकिन 2014 के बाद फिर मैं वहां पर पहुंच रही हूं कि 2014 के बाद तो स्थिति यहां पर पहुंच गई है कि पहले हम लोग लड़ाई लड़ते थे, लेकिन हम लोगों के ऊपर में देशद्रोह का केस नहीं था। हम लोग अर्बन नक्सलाइट के नाम पर हम लोग प्रताड़ित नहीं होते थे। लेकिन जो आपने सवाल किया कि राज कहां पर पहुंच रहा है, और हमारा अलग राज का जिस मकसद से हम लोगों ने अलग राज की लड़ाई लड़ी थी, क्या आज कहां पर है? आज तो हम बोलने की स्थिति में नहीं है, आज हम आवाज उठाने की स्थिति में नहीं है। आज की तारीख में हम लोग लड़ाई के मैदान में हम लोग नहीं जा सकते हैं। अभी हाल के दिन में ही एक कानून लाया है केंद्र सरकार, जिसमें अब लड़ाई लड़ने का कोई स्पेस नहीं है। जो अपने हक की लड़ाई के लिए भी मैदान में उतरेगा और सरकार के खिलाफ में आवाज उठाएगा, वो जेल चले जाएंगे। आज की तारीख में यह जग जाहिर है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार अपने विपक्ष को बर्दाश्त नहीं, राजनीतिक विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर रही है, तो हम लोग तो समाज के लोग, सामाजिक संगठन के लोग जल जंगल जमीन बचाने की बात, मानवाधिकार की रक्षा की बात, और ये जो पर्यावरण की रक्षा करने की बात जितने लोग भी करते हैं, हम लोग सब राजनीतिक पार्टी का विपक्ष होते हैं, सबका विपक्ष हम लोग होते हैं। तब ऐसे स्थिति में हर उन पॉलिसियों का हम लोग विरोध करते हैं जो हमारे खिलाफ में होता है, जो हमारे राज्य के खिलाफ में होता है, हमारे देश के खिलाफ में होता है। तब आज तो यह स्थिति में है कि अब तो सबको जेल जाने के लिए सब राजनीतिक विपक्षियों को तो ईडी बैठा के, ईडी पर ईडी करके, जिस तरह से ईडी का मिसयूज करके सारे लोगों को जेल में डाल रही है, तब अब हम लोगों का जो जन आंदोलन पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं कि 2014 के बाद सिविल सोसाइटियां जितनी थी, यहां तक कि मदर तेरेसा, जिसको उनको पूरे देश मानता है, माता के रूप में मानता है, जिसको सब कोई अवार्ड करते हैं, उनके नाम से सर झुकाते हैं, उनका भी कितना संस्थाओं का जो एफसीआरए है बंद कर दिया, कितना क्रिश्चियन सोसाइटी का एफसीआरए बंद किया, सिविल सोसाइटी का एफसीआरए बंद किया, अल्पसंख्यकों के संस्थाओं का एफसीआरए बंद कर दिया। तब आज की तारीख में आप जो ये सवाल कर रहे हैं कि जिस मकसद से राज को क्या लड़ाई आप लोगों ने लड़ा था, क्या वह मकसद पूरा हो रहा है? वो तो अब 2014 के बाद तो पूरी तरह से जितना भी रहा सहा जो था, अब 2014 के बाद केंद्र की सरकार ऐसा कानून लेके आया है कि अब पूरी तरह से आदिवासी समाज और झारखंड का जो अस्तित्व है वो पूरी तरह से हाशिए में ढकेल दिया गया है। एक अंतिम सवाल मेरा होगा खूंटी संसदीय क्षेत्र से, क्योंकि इस बार भी महागठबंधन में शामिल कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के तौर पर आप खूंटी क्षेत्र में हैं,
और इसके साथ साथ एक बड़ी चुनौती भी होगी। वहाँ पे अधिकारी भी होंगे, जो ऐसे प्रत्याशी हैं जो एक तरह से अधिकारी भी हैं, कोई वकील भी हैं, कोई इस तरह के भी लोग हैं, कोई पुराने संगठन के से जुड़े हुए कोई मंत्री भी रह चुके हैं। तो एक बड़ी चुनौती के तौर पर खूंटी संसदीय क्षेत्र आपके लिए होगा, खास करके जब आप 2019 में भी आप उस क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी हैं। तो इस बार का जो संसदीय क्षेत्र खूंटी होगा, ये आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा और कैसे इसमें सफलता हासिल करेंगे? एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए मतलब कांग्रेस के लिए असली की कांग्रेस से कालीचरण मुंडा को प्रत्याशी बनाया गया है और निश्चित रूप से हम लोग चुनौती हम लोग एक तरफ से मानते भी हैं और एक तरफ से नहीं भी मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं कि कांग्रेस पिछले बार भी हम लोगों ने जीत हासिल किया था, हम लोगों ने पिछले बार भी जीत हासिल किया था और थोड़ा मोड़ा मार्जिन से नहीं, हम लोग 12-13 हजार से हम लोग आगे निकले थे। लेकिन किस तरह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी अर्जुन मुंडा जीत हासिल किए, वो अर्जुन मुंडा खुद जानते हैं। अर्जुन मुंडा को पता है कि वो उनकी स्थिति क्या थी, अर्जुन मुंडा वो खुद जानते हैं। और हम लोग हरे हैं तो 1400 से हरे हैं, हम लोग पिछले बार भी जीत हासिल किए थे। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि इस बार भी हम लोग अर्जुन मुंडा को हम लोग पूरी तरह से उनको औंधे मुंह गिराएंगे। असली हम लोग गिराएंगे कि अर्जुन मुंडा 5 चुनाव जीतने के बाद 2019 में चुनाव जीता, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद आज तक भी अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। वो जनजातीय राष्ट्रीय जनजातीय मंत्री है और खूंटी लोकसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल इलाका है, आपने वहां के लिए कुछ भी काम नहीं किया। जनजातीय समुदाय के लिए, उनके जंगल के लिए कुछ काम नहीं किया, उनके जमीन की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया, उनके सीएनटी एक्ट की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। जब पूरे देश में आदिवासियों में जिस तरह सीधा पेशाब कांड हुआ, तो भी आप जनजातीय समाज के लिए, भारत के जनजातीय समाज के लिए कुछ नहीं किया। तो ये थी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट दयामणि बारला, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि चुनौतियां तो काफी है और चुनौतियों के साथ साथ इन्होंने अपने जल जंगल जमीन तमाम लड़ाई से भी हमें अवगत कराया। साथ साथ कहा कि इस बार हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि भाजपा को कैसे पराजित करना है। अब देखने वाली बात होगी लोकसभा चुनाव में किसे जीत मिलती है और किसे हार मिलती है, ये आने वाला समय बताएगा।